हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में ऊर्जा संकट के बारे में। एज ऑफ नाउ हमारे देश में केवल और केवल 4 दिन का कोयला भंडार बचा हुआ है। यदि यही कंडीशन रही तो हमें एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आप एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए गोल हो सकता है वो 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए गोल हो जाए। इवनली यदि हम गाँव की बात करें, यदि आप विलेजेस की बात करें, गाँव की बात करें, तो यहाँ पर यदि आपके कोई यार दोस्त हों या आप खुद गाँव में हों तो आई थिंक उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गांव में इस समय लाइट रहती ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समय कहीं ना कहीं हमारे देश में पावर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है। एवली पेपर से दिखाया भी है 4 days ऑफ कोल रिजर्व्स लेफ्ट इन इंडिया, एनर्जी क्राइसिस डिफेंस। ना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 दिन का ही हमारे पास कोयला है, ऐसा नहीं है। डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या मामला है। यदि आप बात करें लास्ट ईयर की, देखिए पता होना चाहिए आप लोगों को, आमतौर पर किसी महीने में आपके पास जो कोल का रिजर्व होता है, देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम कोयला निकाल के इसको रख लेते हैं पूरे साल भर के लिए और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस हो जाता है क्योंकि उसको रखने का भी कास्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं अपनी खदानों से और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं कहाँ पे, पावर प्लांट्स में। लेकिन हमारे पास जो स्टोरेज होता है वो आमतौर पर 10 दिन से ऊपर का होता है। मतलब यहां पर देखें तो अगस्त के महीने में लास्ट ईयर 13 दिन का स्टोरेज हमारे पास में था। लेकिन एज ऑफ नाउ इस साल हमारे पास केवल 4 दिन का ही स्टोरेज बचा हुआ है। और देखिए यहां पर कोयला आता रहता है, उसका इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन यहां पे बात ये नहीं है। यहां पे इनकमिंग ही बंद हो गई है। इनकमिंग क्यों बंद हो गई? क्योंकि इस समय बहुत जगह बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण जो कोयला खदानें हैं वो ऑलमोस्ट गीली हो गई हैं। तो वहां से कोयले को वापस निकालना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आप बोलेंगे ये तो पहले भी होता रहा होगा, बारिश तो पहले भी होती रही है, तो वहां पे आपने प्लानिंग क्यों नहीं किया? देखिए एक्चुअली बात क्या हुआ कि लास्ट ईयर जो हुआ, कोरोना हो गया। तो कोरोना होने के कारण दिक्कत क्या हुई कि यहां पे जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो गई। जब कम हो गई तो बहुत सारे जो कोल जनरेटिंग यूनिट्स हैं, जहां से कोयला खदानें हैं, उनको बेसिकली आइडियल छोड़ दिया गया। मतलब कई सारी कोयला खदानें जो हैं वो यूज में, एक प्रकार से कंटिन्यूस प्रोडक्शन वहां से बंद कर दिया गया। और जैसे ही वहां से कंटिन्यूस, चूंकि डिमांड कम थी इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की डिमांड कम हो गई थी पिछले साल, तो उसके कारण जो है वहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी कम हो गया। और जैसे प्रोडक्शन कम हुआ तो यहां पर उन्होंने ये गलती किया कि ये जो मार्केट में किस तरह से ग्रोथ हो रही है, डिमांड किस तरह से बढ़ रही है, ये सरकार की एक बड़ी गलती है कि सरकार ने उस डिमांड को असेसमेंट नहीं कर पाए। वो ये पता नहीं लगा पाए कि डिमांड ये बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई करने के लिए हमें जो बंद यूनिट्स हैं उसको वापस से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बेसिकली सरकार की तरफ से एक बड़ी मिस्टेक है। तो यहां पे दिक्कत क्या हुई कि अब वो पुराना वाला ही चलता रहा कि हाँ पिछले साल जैसे चल रहा था वैसे इस साल भी चलाएंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास केवल और केवल एज ऑफ नो जो स्टोरेज है वो 4 दिन का ही बचा है। क्योंकि बारिश तो हो रही है जगहों में, और बारिश जब हो रही है तो प्रॉब्लम ये हमारे सामने आती है कि आप जो है, जब बारिश है, गीला है सब कुछ, तो आप कैसे वहां पे खनन करोगे? तो ये एक बड़ा समस्या हो गई है। नाउ एज ऑफ नाउ बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अलर्ट में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे से एल्यूमिनियम का, जहाँ पे एल्यूमिनियम बनाया जाता है या स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उन सभी को अलर्ट में डाल दिया गया है। कोल की बात करें तो हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका 70% प्रोडक्शन कोल के माध्यम से होता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कोल जो है ईंधन का एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जैसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना। जैसे कि इवनली देखा जाए तो इसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत। तो एज ऑफ नाउ हमारे देश में कोल का ही मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हालांकि हमने कहा है कि हाँ हम सोलर प्लांट जो है स्थापित करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने की बात की है, लेकिन अभी वो उतने लेवल पे नहीं है कि वो कोल को रिप्लेस कर पाए। अभी बहुत लंबा सफर है। हालांकि यहाँ पे हम कर सकते थे, सोलर प्लांट में भी हम काम कर सकते थे, लेकिन एज ऑफ नो सोलर पैनल्स में गवर्नमेंट ने जीएसटी जो लगा रखा है तो उसको डाइल्यूट कर दें, थोड़े टाइम के लिए कह दें कि चलो ठीक है 2-3 साल हम जीएसटी नहीं लेंगे। तो इससे क्या होता फायदा कि शायद बहुत सारे लोग जो है सोलर पैनल्स लगवा लेते, उसे कास्ट कम हो जाते, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। एनीवे वो एक डिफरेंट पॉइंट है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे हम देखें तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैं, एल्यूमिनियम के जो कारखाने जैसे नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या स्टील मिल्स हैं, जैसे आप बात करते हैं सेल वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहां की जब बात करें तो यहां भी इसका इस्तेमाल होता है, तो उनको एज ऑफ नाउ वहां से फ्यूल डाइवर्ट कर दिया गया है।
हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ऐसी प्रॉब्लम है, इवली चाइना भी इस चैलेंज से सफर कर रहा है। हालांकि जब चाइना में ऐसा चैलेंज हुआ, कई सारे लोगों ने यूरोप में वीडियो बनाए, उसको लोगों ने दिखाया और खूब सारा प्रोजेक्ट किया कि हाँ चाइना पावर क्राइसिस पे है, चाइना की हालत खराब होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के साथ भी वैसी कंडीशन बन गई है। इवन इंडिया इज सफरिंग द सेम प्रॉब्लम। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इसका रीजन क्या बताया गया, मैंने आपको बता दिया है कि केवल एक पैंडेमिक कोविड-19 के चलते डिमांड हो गई थी कम, लेकिन अचानक से जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई डिमांड गई बढ़, और जब डिमांड बढ़ गई तो इन्होंने जो यूनिट्स इनकी बंद पड़ी हुई थी कोल जनरेशन के लिए, कोल उत्पादन के लिए, वो यूनिट इन्होंने वापस से स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने क्या है, मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ेगी इसको प्रॉपर असेसमेंट ही नहीं कर पाए, और जब असेसमेंट नहीं कर पाए तो वहां पे प्रोडक्शन हो नहीं पाया, और जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी नहीं हो पाई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नाउ इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, देख सकते हैं द कंट्री मीट्स अराउंड 3/4 ऑफ इट्स डिमांड लोकली। लगभग 3/4 जो डिमांड है कोल की वो हम अपने देश से ही फिल कर लेते हैं। अब यहां पे हो गया हैवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो यहां पे माइंस जो हैं वो फ्लडेड हो गई, वहां पे पानी भर गया, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं वो भी प्रकार से बंद हो गए। कई जगह पानी भर गया तो सप्लाई ही नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, तो कहां से आप पहुंचाओगे। तो ये कुछ समस्याएं हमारे पावर प्लांट्स के सामने अब आ चुकी हैं। आप देखिए यहां पर जब तक सप्लाई स्टेबलाइज नहीं होती है तो शायद हमें कुछ जगह आउटेजेस देखने के लिए मिले। आउटेज का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट गोल देखने के लिए मिले। यदि आप गांव में रह रहे होंगे तो आपको पता होगा आपके घर में लाइट शायद हो सकता है 24 घंटे में 2 या 3 घंटे ही आती हो। दैट्स पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं कुछ गांवों से कांटेक्ट रखता हूं तो वहां पे 2-3 घंटे ही लाइट आती है। तो इस समय ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर्स हैं उनसे कहा जा सकता है कि भैया आप जितना बिल दे रहे हो उससे ज्यादा पैसे पे करो। मान लीजिए आप एक यूनिट का 10 रुपए पे कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बोल दें कि भैया आप 20 रुपए आप पे करो एक यूनिट का। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ये कहा है प्रणव मास्टर ने, जो कि डायरेक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के। नाउ कोल इन्वेंट्रीज की जब बात करें, कोल इन्वेंट्रीज का मतलब यह है कि कितना कोल है भारत के जो पावर प्लांट है उनके पास। देखिए यहां पे देखना है सितंबर में जो उनके पास स्टोरेज होता था कोल का, कोयले का, उसमें देखा जाए तो फिल टू 8.1 मिलियन टन। मतलब पिछले साल की तुलना में यदि आप सितंबर महीने का सिर्फ देखें तो 76% नीचे चला गया। जैसे सपोज करिए मान लीजिए पिछले साल आपके पास 100 टन रहा होगा तो इस साल 76% नीचे चला गया। मतलब आपके पास, कहने का मतलब केवल 24% ही इस साल बचा हुआ है स्टोरेज में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पे एक और चीज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की बात करें, जम्प्ड मोर देन 63%। मतलब जो प्राइसेस हैं पर किलोवाट आवर के लिए, देखिए एक क्या होता है, एक यूनिट जो बिजली होती है ना, इसको यदि हम बात करें टर्म्स में लिखें तो इसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ये होता है एक यूनिट। यदि आपको नहीं पता होगा तो अपने मीटर में देख लीजिएगा, वहां पे लिखा होता है एक यूनिट के लिए 1 किलोवाट आवर। तो यहां पे जो प्राइसेस पहले 4.4 रुपीज थी, मतलब यहां पे मोर देन 63% इन सितंबर टू 4.4 रुपीज, इतना प्राइस बढ़ गया है। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया हम तो 10 रुपए पे करते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वहां पे जो एजेंसी से सीधे मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लग रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी प्राइसेस की बात कर रहे हैं। आपको तो शायद हो सकता है ये 20 रुपए में मिले, हो सकता है 10 रुपए की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको 20 रुपए में मिले, दैट्स पॉसिबिलिटी। एनीवे, चूंकि इसेंशियल है, इसेंशियल गुड्स है, आप कह भी नहीं सकते कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, बिकॉज आप जितना ले रहे हो उतना तो लोगे, सिंपल सी बात है। नाउ सप्लाईज की बात करें पावर प्लांट्स में, करेंटली जो है लगभग 60,000 से 80,000 टन जो है पर डे के हिसाब से कम है। तो ये हमारे देश का जो ये प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है और वापस से जो हम इकोनॉमी को रिकवर कर रहे थे, हम कह रहे थे ना इकोनॉमी को हम वापस से रिकवर कर लेंगे, वहां पे एक बहुत काला धब्बा डालेगा। क्योंकि इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो बाकी एरिया में जो हम ग्रोथ कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिंडर हो जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा ना। इसके अलावा ये चीज बोली है अनिल कुमार जैन, जो कि कोल के ये कोल सेक्रेटरी हैं एज ऑफ नो हमारे देश के, और मुझे लगता है गलती इनकी भी है। इनकी गलती ये, हालांकि सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे, लेकिन इनकी गलती ये है कि इन्हें प्रेडिक्ट करना चाहिए था कि बेसिकली डिमांड कैसे बढ़ेगी। और जो बारिश है, ऐसा तो है नहीं कि इसी साल भी सिर्फ बारिश हो रही है, बाकी साल ही बारिश होती रही है। तो यहां पे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग बैठे होते हैं उनका काम होता है फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग करने के बाद ये थोड़ी कि आप सिर्फ बारिश की फोरकास्टिंग करो, बारिश का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, डिमांड अचानक से बढ़ने वाली है, तो आपको तैयारी करके रखना होता है।
सपोज करिए आपके घर में कुछ भी होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, तो आप तैयारी एडवांस में करके रखते हैं ना कि इतने लोगों को खाना खिलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की, तो ये भी एक इनकी गलती है। चूंकि यदि इन्होंने पहले से तैयारी किया होता तो ये समस्या नहीं होती कि बारिश के कारण बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा होता है, हमेशा बारिश होती रही है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है डिमांड जो अचानक से बढ़ी है, उस डिमांड को इन्होंने फोरकास्ट नहीं किया, जिसके कारण ये समस्याएं फाइनली पैदा हो गई। इवली धनबाद की बात करें, यहां भी प्रॉपर तरीके से बारिश हो गई है। बारिश होने के कारण वहां पे जो कोल माइनिंग सेंटर है उसमें काफी पानी चला गया है और उसी कारण सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है। तो ये रहा कुछ इस टॉपिक के बारे में। आई एम श्योर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली हमारे देश में कोल शॉर्टेज जो है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में जरूर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो हम कह रहे थे कि हम रिकवरी करने वाले हैं, हम कह रहे थे वी शेप्ड रिकवरी करेंगे, मतलब जिस स्पीड से हम नीचे गए थे उसी स्पीड से ऊपर उठेंगे, तो कहीं ना कहीं यह वी शेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि वी शेप पहले भी कम लग रहा था, हमें वी शेप की बजाय लग रहा था कि ये के शेप होगा। के शेप का मतलब यह है कि चलो ठीक है, इसमें कुछ लोगों का ग्रोथ तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अदानी जी हैं, अंबानी जी हैं, उनका ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों की हालत तो इतनी अच्छी नहीं है कि वापस इतनी ग्रो कर जाएगी, बिकॉज आपकी जब कंडीशन चौपट हो जाती है तो उसको रिकवर करने में टेक्स टाइम। एनीवे, ये रहा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं वो हमारे बैच कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज की बात करें, ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी एमपीएससी जैसे बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप लर्न सर्विसेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।